चैनल। आप सबको ग्रीटिंग्स बहुत सारे बिकॉज आवर चैनल इज ग्रोइंग डे बाय डे and it's been 110 plus subscribers. I thank you to each and every one of you who has supported me, liked my videos, showed some love. Thank you so much. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई चीज़, एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जर्नल एनाटॉमी। और जर्नल एनाटॉमी का सिनॉप्सिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी वही सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो मैं रिकमेंड करती हूँ आप सबको कि आप सबको लेनी चाहिए, डेंटल पल्स। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप करंटली बीडीएस परस्यू कर रहे हैं, इंटर्न है या फाइनल ईयर जो भी है, सो अगर आपको फर्दर करना है तो आई थिंक दिस बुक इज़ द बेस्ट थिंग। सो यू शुड गो बाय दिस बुक। और मैं उसी बुक में से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ टू मेक यू थिंग्स ऑल्सो क्लियर एज वेल एज थोड़ा इम्पॉर्टेंट रन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट जल्दी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने। सो आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी, दैट इज जर्नल एनाटॉमी। और जो भी सारी चीज़ें जर्नल चीज़ें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, क्योंकि जर्नल नॉट भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, तो सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं लोग इस टाइम तक। और मेरे को लगता है कि एनाटॉमी में समझने से ज़्यादा लर्न करने की चीज़ें हैं। लाइक समझने का भी है कि भी कैसे कैसे कौन सी नर्व कहाँ जा रही है, बट अल्टीमेटली जब तक आपको वो चीज़ें अब तक दिमाग में बैठी नहीं होंगी, आप यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं सिनॉप्सिस। मैं सिनॉप्सिस पहले 11th पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी वाले जो पॉइंट्स उनमें फॉरमेंस वगैरह थे। सो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा इजी हो जाए, कुछ निमोनिक्स कुछ ट्रिक्स ऐसी बन जाए कि आपको लर्न करने में इजी हो। सो दिस इज टेकिंग सम टाइम, तो मैं थोड़े टाइम बाद वो वाली वीडियो अपलोड करूँगी। पहले मैं 11th टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंडिबल का डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो मैंडिबल तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका डेवलपमेंट वगैरह दिया हुआ है। 8 इंचेस ऑफ मैंडिबल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर सर्वाइकल वर्टिब्रे, स्कैल्प, फेस, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी होती है और हमसे रिलेटेड भी हैं। सो पहले हम ये स्टार्ट करेंगे। तो जर्नल एनाटॉमी की सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ, आज ये पहली वीडियो है सिनॉप्सिस की। पहले मैं सिनॉप्सिस खत्म करूंगी, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जो एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे तो नहीं, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एमसीक्यू रिपीट में हो जाता है, तो वो थोड़ा कम करके थोड़ा इंपॉर्टेंट बना के, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो जर्नल एनाटॉमी की सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ, आज ये पहली वीडियो है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता देती हूँ कि ये चैनल एमडीएस प्रिपरेशन के लिए सारे के सारे 20 सब्जेक्ट्स हम इस चैनल में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिसेंटली स्टार्ट करने वाली हूँ लाइक स्टडी विद मी सेशंस ऑल्सो। तो अब भी थोड़ा सा आई एम टेकिंग सम टाइम टू स्टार्ट दिस। सो रिसेंटली आई विल बी स्टार्टिंग इट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला 11 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंडिबल की डेवलपमेंट के बारे में बात करी हुई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे बच्चों को ही बता देते हैं बट हम भूल जाते हैं, तो आज हम उसको रिवाइज करेंगे कि मैंडिबल जो है, मैंडिबल इज अ सेकेंड बोन नेक्स्ट टू क्लेविकल टू ऑसिफाई इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में इतनी सारी बोन्स होती हैं, उनमें से मैंडिबल जो है हमारी फेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बोन है, सबसे प्यारी बोन जो आप कह सकते हैं, उसको ऑसिफाई जब वो होती है तो सेकंड टू क्लेविकल होती है। मतलब सेकंड बोन होती है वो पूरी की पूरी बॉडी में जो ऑसिफाई हो जाती है, जिसकी कैल्सिफिकेशन होती है, सबसे पहले क्लेविकल की हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। दूसरा, इट डेवलप्स एज इंट्रामेम्ब्रेनस बोन लेटरल टू मकल्स कार्टिलेज। अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे पता होगा कि मेकल्स कार्टिलेज क्या होता है। तो लेटरल टू दैट मेकल्स कार्टिलेज ये डेवलप होती है इंट्रामेम्ब्रेनस बोन की फॉर्म में। ठीक है, बोन भी कब टाइप्स की होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड ऑल, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंट्रामेम्ब्रेनस वाली टाइप होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑसिफिकेशन सेंटर की। अब एक सिंगल ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर ईच हाफ ऑफ द मैंडिबल। सबसे पहली बात, मैंडिबल जो है वो एक सिंगल बोन है। हम इमेजिनरली मैंडिबल को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में, और हम ये कह रहे हैं कि दोनों पार्ट्स में एक एक ऑसिफिकेशन सेंटर होता है इन द एरिया ऑफ फ्यूचर मेंटल फॉरमेन, जहाँ पे फर्दर मेंटल फॉरमेन बनना होता है। अब आपको मेंटल फॉरमेन पता है कि कहाँ बनता है मेंटल फॉरमेन? देखो, जो मेंटल फॉरमेन होता है वो आउटसाइड पे होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड पे होता है, नीचे की तरफ होता है। एडल्ट्स में अगर हम बात करें परमानेंट टीथ में, तो वो हमारे प्री मोलर्स की रूट्स के नीचे होता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी टीथ की बात करें तो वो डेसिडस मोलर्स की रूट्स के नीचे होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो हमारा ऑसिफिकेशन सेंटर है दोनों हाफ ऑफ में, वो लेटरल टू इन द एरिया ऑफ फ्यूचर मेंटल फोरामेन में बनते हैं, लेटरल टू मकल्स कार्टिलेज, where the inferior alveolar nerve bifurcates into the mental incisive branches. Obviously हमारी जो inferior alveolar nerve आती है वो mental foramen में डिवाइड कर जाती है, एक mental branch बन जाती है जो कि mandibular foramen से mental foramen से निकलती है, और एक incisive branch बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सिला की। मैक्सिला में भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए बिकॉज मैक्सिला भी उतना ही प्यारा है। मैक्सिला में भी दांत है, तो मैक्सिला में 3 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। वन प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो मैक्सिला प्रॉपर में होता है। एक चीज आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं जितनी भी चीजें कवर कर रही हूँ, मैं ये मान के कवर कर रही हूँ कि ऑलरेडी आपको काफी चीजें पता होंगी, लेकिन अगर आपको बहुत बेसिक चीजें भी नहीं पता है तो आप जाके BD84 जो एनाटॉमी की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वहां से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो यू कैन ऑल्सो गूगल इट ऑल्सो, बिकॉज अभी आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट चीजें और जितना हो पाएगा कवर करने की कोशिश करूंगी। तो मैक्सिला के 3 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। One is primary ossification center is for the maxilla proper and the remaining 2 centers are for the premaxilla। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा मैक्सिला डेवलपमेंट जब होती है उसकी एम्ब्रियोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी भी फर्दर अपलोड करूंगी, तो एम्ब्रियोलॉजी में जो मैक्सिला की डेवलपमेंट होती है तो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक प्री मैक्सिला बनता है, एक मैक्सिला प्रॉपर बनता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं मैक्सिला के, एक प्री मैक्सिला होता है और 2 साइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 प्री मैक्सिला होता है और एक मैक्सिला प्रॉपर होता है। तो वो दोनों तीनों आपस में मिलकर के मैक्सिला का वो बनता है। ये चीज हमने क्लेफ्ट पैलेट में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो वहां पे हमारे पास 3 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, एक मैक्सिला प्रॉपर में होता है और दोनों तरफ के प्री मैक्सिला में होता है। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट क्या है कि मैक्सिला में 3 ऑसिफिकेशन सेंटर हैं और मैंडिबल में 2 ऑसिफिकेशन सेंटर हैं। मैंडिबल में ऑसिफिकेशन सेंटर नियर द एरिया ऑफ मेंटल फोरामेन लेटरल टू मकल्स कार्टिलेज है, जहां पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व डिवाइड करती है, और मैक्सिला में एक ऑसिफिकेशन सेंटर मैक्सिला प्रॉपर में है और 2 ऑसिफिकेशन सेंटर प्री मैक्सिला में है। अब हम एज चेंजेस की बात करेंगे कि मैंडिबल में काफी सारी एज चेंजेस देखने को मिलती हैं। जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, फिर 5 साल से कम का होता है, तो जो मेंटल फोरामेन होता है उस बच्चे का, दैट इज नियर द लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर मतलब जो हमारा मैंडिबल का लोअर बॉर्डर होता है उसके पास होता है, बिल्कुल नीचे, एंड ओपन्स बिलो द सॉकेट ऑफ द डेसिडुअस मोलर्स, मोलर्स के नीचे खुलता है। दिस इज सो बिकॉज द बोन इज मेड अप ऑफ ओनली एल्वियोलर पार्ट। ठीक है, मैंडिबुलर कैनाल की अगर हम बात करें, मैंडिबुलर कैनाल अलग चीज है। मैंडिबुलर कैनाल इनसाइड एरिया पे मिलती है मैंडिबल के, जहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन होता है, वहां पे कैनाल होती है मैंडिबुलर कैनाल, दैट रन्स about 0.5 centimeter below the occlusal plane due to underdevelopment of ramus. So the needle is inserted below the occlusal plane, that is 0.5 centimeter below the occlusal plane during inferior alveolar technique, and the angle of mandible is obtuse. मेन चीज क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है, 6 साल से कम का होता है, तो जिसकी मैंडिबुलर कैनाल है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इंजेक्शन देना होता है, वो कैनाल जो होती है वो 0.5 सेंटीमीटर हमारे ओक्लूजल प्लेन से नीचे होती है। ठीक है, साथ में जो हमारा एंगल है, जो एंगल बनता है रेमस के बीच में और लोअर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल के बीच में, वो 140 डिग्री ऑब्ट्यूज होता है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो 6 साल से बड़े होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फोरामेन होता है इज एट लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन, और लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन पे होता है जो निडल जो होती है दैट इज इंसर्टेड इन लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन। ठीक है, लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन मतलब उनका एंगल इतना ज्यादा नहीं होता, उनका एंगल धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से जो फोरामेन है वो काफी ज्यादा लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन पे आ जाता है। ठीक है, फोरामेन इज एट लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन, प्लस हमें नीडल भी ओक्लूजन लेवल पे इंसर्ट करता है। एडल्ट्स में क्या होता है कि जो मेंटल फोरामेन होता है दैट ओपन मिडवे बिटवीन अपर एंड लोअर बॉर्डर, मतलब अपर और लोअर बॉर्डर के एग्जैक्ट मिडल में खुलता है, बिकॉज दी अपर एल्वियोलर एंड सब एल्वियोलर पार्ट्स आर इक्वली डेवलप्ड। यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है, ऊपर नीचे बोन की डेवलप हो जाती है, तो प्रॉपर बीच में खुलता है मेंटल फोरामेन। और जो निडल होती है, निडल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंफीरियर एल्वियोलर टेक्निक के लिए, हम कहाँ पे लगाते हैं, नियर द मैंडिबुलर फोरामेन। ठीक है, मैंडिबुलर कैनाल। तो वो जो निडल है दैट शुड बी प्लेस्ड अबव द ओक्लूजन प्लेन एज द फोरामेन इज अबव द लेवल ऑफ ओक्लूजन। यहाँ पे जो फोरामेन है हमारा, जिस फोरामेन की जो हमारा नीडेड फोरामेन है हमारा मैंडिबुलर वाला, वो अबव द लेवल ऑफ ओक्लूजन चला जाता है एडल्ट्स में,
और यहाँ पे एंगल जो होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, 110 to 120 डिग्रीज हो जाता है। इसलिए जब हम निडल इंसर्ट करते हैं एडल्ट के केसेस में तो वो अबव द लेवल ऑफ फॉरमेन लगती है। तो निडल की अगर हम बात करें तो इन्फेंट लोअर देन 6 ईयर्स के बच्चों में बिलो ऑक्लूजन प्लेन 1.5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन एट द एज ऑफ अबव ऑफ 6 ईयर्स, वहाँ पे एट लेवल ऑफ, मतलब हमारा जो मैंडिबुलर वाला फोरामेन है वो एट लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन होता है, और एडल्ट्स में इससे भी ऊपर चला जाता है। ओल्ड एज में क्या होता है, बोथ मेंटल फोरामेन एंड द मैंडिबुलर कैनाल आर क्लोज टू एल्वियोलर बॉर्डर एंड द एंगल अगेन बिकम्स ऑब्ट्यूज, फर्दर ऑब्ट्यूज हो जाता है और हमारे बॉर्डर पे आ जाती हैं दोनों चीजें। तो फिर से हमें एट ओक्लूजन प्लेन पे निडल इंसर्ट करनी पड़ती है। क्वेश्चन दे रखा है, I'm sorry, I think I just forgot. I'm literally very sorry. ये 2 पॉइंट्स आपके मिस हो गए होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी बुक से पढ़ रही थी तो ओके। तो एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में क्या होता है कि जो मेंटल फोरामेन होता है दैट ओपन मिडवे बिटवीन अपर एंड लोअर बॉर्डर because the upper alveolar and the subalveolar parts are equally developed. So needle should be inserted placed above the occlusion plane as the foramen is above the level. तो adults में above चला जाता है हमारा mandibular foramen। प्लस ओल्ड एज में क्या होता है, mental foramen और mandibular canal दोनों ही occlusion level पे आ जाती हैं, जिस वजह से हमें occlusion level पे ही लगाना पड़ता है और एंगल से वापस से 140 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, mandibular foramen is situated at, उसका पहला आंसर करेक्ट है, लोअर लेवल देन द ओक्लूजन प्लेन ऑफ द प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 साल के बाद तो मिक्स डेंटिशन पीरियड शुरू हो जाता है तो प्राइमरी नहीं रहता। प्राइमरी टीथ तब तक रहते हैं 6 साल से कम तक प्राइमरी टीथ रहते हैं, मिक्स डेंटिशन पीरियड नहीं होता, प्राइमरी डेंटिशन पीरियड होता है। तो उस केस में हमारा लेवल लोअर लेवल होता है देन ओक्लूजन प्लेन। फिर 6 साल के बाद मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है एट लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन, फिर एडल्ट्स में अबव द लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन, फिर ओल्ड एज में एट द लेवल ऑफ ओक्लूजन प्लेन। अब हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल वर्टिब्री की। हमने बहुत टाइम पहले काफी सारी चीजें पढ़ी थी, बोन्स के बारे में पढ़ा था, वर्टिब्रीज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी वर्टिब्रीज डिवाइडेड होती हैं, पहले सर्वाइकल आती हैं, फिर बीच वाली जो होती हैं वर्टिब्रल वाली हो गई, उसके बाद फिर लंबर वाली हो गई, सैक्रल वाली हो गई, तो ऐसे चलता है। सॉरी, थोरैकिक, ठीक है, सर्वाइकल हो गई, फिर थोरैकिक हो गई, फिर उसके बाद हमारी लंबर हो गई, सैक्रल हो गई, कॉक्सिक्स हो गई, ऐसे होती हैं हमारी वर्टिब्रीज डिवाइडेड रहती हैं। तो अब हम सर्वाइकल वाली वर्टिब्री की बात कर रही हैं, जो 7 होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे सबसे पहले फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम होता है जो ट्रांसमिट करता है वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन्स और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को। ठीक है, तो वर्टिब्रीज के बीच में फोरामेन रहता है जिसको फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है ये। दूसरी बात, यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज देखी जाती हैं, आउट ऑफ विच जो 3 to 6 होती हैं वो टिपिकल होती हैं, और जो 1, 2 और 7 होती हैं वो एटिपिकल होती हैं। मतलब जो आप कह सकते हो कि जैसे क्लास है तो पहला बच्चा टॉपर जो होता है और जो फर्स्ट सेकंड वाला बच्चा होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो लास्ट बच्चा रह जाता है, अगर लास्ट बच्चा बिल्कुल क्लास बच्चा वो अगर बिल्कुल फेल हो जाता है तो वो 7th हो गया। तो ये सब एटिपिकल होते हैं, बाकी जो नॉर्मल क्लास है वो टिपिकल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे इज लार्ज एंड इज कॉल्ड कैरोटिड ट्यूबरकल। अब हम छठी वाली उसकी बात कर रहे हैं। छठी वाली में क्या होता है कि हमारे पास एक ट्यूबरकल रहती है, एंटीरियर ट्यूबरकल जिसको हम बोलते हैं, और ये जो एंटीरियर ट्यूबरकल होती है काफी लार्ज होती है, जिसको हम कैरोटिड ट्यूबरकल बोलते हैं बिकॉज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड अगेंस्ट इट। सीन क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पे कॉमन कैरोटिड का पैसेज होता है, वो वहां से कंप्रेस हो सकती है अगर इसमें एंटीरियर ट्यूबरकल में कोई दिक्कत आ जाती है 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो पहला बच्चा होता है उसको एटलस बोलते हैं। एटलस क्यों? क्योंकि वो सारा मतलब होता है ना कि सब कुछ पढ़ के जाता है। टॉपर की बात करें, फर्स्ट की बात करें तो पूरी दुनिया पढ़ लेता है, तो दुनिया मतलब एटलस। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस होती है एंड इज रिंग शेप्ड विदाउट बॉडी एंड स्पाइन। उसमें ना ही बॉडी होती है ना ही स्पाइन होती है, वो पढ़ता रहता है, ना ही वो बॉडी बनाता है, और उसकी पढ़ पढ़ के स्पाइन भी टेढ़ी हो जाती है। तो विदाउट बॉडी विदाउट स्पाइन, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री जो है हमारी, जो दूसरा बच्चा होता है
वो क्या करता है, जो सेकंड टॉपर होता है वो सोचता है मैं ज्यादा चालाक हूँ तो मैं चला लूंगा टॉपर को, एक्सिस पे घुमा लूंगा अपनी, तो इसलिए उसका नाम एक्सिस होता है। एंड इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस। इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम डेंस कहते हैं, ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग टूथ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स टिप इज बाइफिड। इसकी जो टिप होती है ऐसे बाइफिड होती है, बिल्कुल फटी हुई होती है, टर्मिनेटिंग इन टू ऑफ ट्यूबरकल्स, दो ट्यूबरकल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहली वाली में तो बॉडी स्पाइन नहीं था, दूसरी वाली में बॉडी स्पाइन था, बट उसकी जो ट्यूबरकल थी वो बाइफिड थी। लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो बच्चा लास्ट आता है, ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि जब जैसे कोई अगर टॉपर पे इतना ध्यान नहीं देता, फेल वाले पे ध्यान देते हैं, जो फेल वाला बच्चा होता है उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, प्रोमिनेंट हो जाता है वो काफी ज्यादा, तो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस बोलते हैं उसको, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस। और वो बच्चा इतना दुखी हो जाता है फेल होकर कि वो स्पाइनस प्रोसेस हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक याद रह जाएगा आपको इस तरीके से पढ़ाने में। नेक्स्ट हम चलते हैं फेस और स्कैल्प पे। अब हम यहाँ पे उनकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है क्रेनियल वॉल्ट को। अब स्कैल्प क्या होता है, ठीक है, स्कैल्प करते हैं सब लोग, स्कैल्प 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 एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारे क्रेनियल वॉल्ट को कवर करता है। ऐसा सॉफ्ट टिश्यू होता है जो क्रेनियल वॉल्ट को कवर करता है, उसको स्कैल्प कहते हैं। स्कैल्प की 6 लेयर हैं, सॉरी 5 लेयर्स हैं। पहली है स्किन, दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को हम सुपरफिशियल फेशिया भी बोल देते हैं। तीसरी लेयर है एपोन्यूरोसिस, जिसको हम डी फेशिया भी बोल देते हैं। चौथी लेयर है लूज एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू को कई बार हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। और पांचवी लेयर है पेरिक्रेनियम। अब पेरिक्रेनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रेनियम है, क्रेनियल वॉल्ट है हमारा, उसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो कवरिंग है उसको पेरिक्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलर टिश्यू, पेरिक्रेनियम। अब स्कैल्प इज अ कॉमन साइट फॉर अकरेंस ऑफ सेबेशियस सिस्ट। सिग्निफिकेंस क्या होती है कि स्कैल्प में सेबेशियस सिस्ट, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा होती हैं, सेबेशियस सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्कैल्प अकर बिटवीन एपोन्यूरोसिस एंड पेरिक्रेनियम। अब जो मूवमेंट हम दिखती है स्कैल्प में वो एपोन्यूरोसिस और पेरिक्रेनियम के बीच में होती है, ये सबसे ध्यान रखना। जो हमारी ऊपर की स्किन की लेयर है वो मूव नहीं करती, पेरिक्रेनियम और एपोन्यूरोसिस के बीच में मूवमेंट होती है, ठीक है। अब फोर्थ लेयर जो है लूज एरियोलर यूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, इज नोन एज द डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प। उसको काफी डेंजरस एरिया कहते हैं क्योंकि वहां से इमिसरी वेन्स जो होती हैं दैट ओपन हियर एंड मे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्कैल्प टू क्रेनियल वीनस प्लेक्सेस और साइनसेस। इमिसरी वेन्स यहाँ पे बहुत सारी होती हैं और अगर गलती से यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सीधा क्रेनियल वीनस साइनसेस में जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। कैन यू सी दिस? पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ स्कैल्प अकर बिटवीन एपोन्यूरोसिस एंड पेरिक्रेनियम। And the fourth layer of the loose connective tissue is known as dangerous area of scalp because emissory veins open here and may transmit infection into venous plexus. Next, अब हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की। आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प, सारी चीजें पढ़ेंगे। स्कैल्प हैज a rich supply derived from both internal and external carotid arteries। मतलब क्या है, कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो यहाँ पे सप्लाई करती हैं किसको, स्कैल्प को। कैरोटिड आर्टरी स्कैल्प वगैरह को सप्लाई करती हैं। आपको यहीं पे याद रखना है कि स्कैल्प कौन सप्लाई कर रहा है, कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एक्सटर्नल, टू सिस्टम्स एनास्टोमोजिंग ओवर द टेम्पल, ठीक है। अब हम दो भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं अपने स्कैल्प को। एक तो वो वाला एरिया जो कान के आगे है जिसको फ्रंट ऑफ ऑरिकल कहते हैं, और एक एरिया जो कान के पीछे है दैट इज बिहाइंड ऑरिकल। तो जो फ्रंट ऑफ ऑरिकल में है उसकी सारी सप्लाई आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल जो होती हैं वो कौन सी वाली होती है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन हियर ओनली बिकॉज आई डोंट हैव अ डायग्राम, बट यू कैन गो एंड सर्च एंड गूगल, एंड यही आपका काम है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको देखना है सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल। तो अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। तो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल जब रहता है तो वहां पे सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल और सुपीरियर सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये ब्लड सप्लाई होती है इनकी। इनकी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये सप्लाई करती हैं। तो कौन सी होती है, सुप्राट्रॉक्युलर, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल।
फिर हम बात करते हैं बैक ऑफ ऑरिकल। बैक ऑफ ऑरिकल के पीछे कौन सप्लाई देता है? ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई देने के लिए वहां से जो, क्योंकि कान के पीछे क्या होता है, पीछे वाला स्कैल्प का एरिया अगर हम देखें तो ऑक्सीपिटल वाला एरिया आ जाता है, तो ऑक्सीपिटल की काफी सारी वेसल्स वहां पे आ जाती हैं, ऑक्सीपिटल आर्टरीज एंड वेन्स आती हैं, प्लस पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो ऑलरेडी होती हैं प्रेजेंट, वो होती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। फिर हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो हमारी फ्रंट ऑफ ऑरिकल में है, वहाँ पे प्री ऑरिकुलर नोड्स पड़ी होती है, मेनली पैरोटिड पड़ी होती है, वहाँ पे उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, प्री ऑरिकुलर नोड्स बोलते हैं इनको। और बैक ऑफ ऑरिकल में पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स जैसे कि मैस्टोइड और ऑसिपिटल पड़ी होती है, वहाँ पे होती है मैस्टोइड ऑसिपिटल। फिर हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की। 4 सेंसरी नर्व सप्लाईज हैं और 1 मोटर नर्व सप्लाई है, दोनों में ही। तो ऑरिकल, फ्रंट ऑफ ऑरिकल की बात करें तो 4 सेंसरी सप्लाईज जो हैं उसमें सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो, जब हमने ब्लड सप्लाई पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि टेम्पोरल ने जब एक ही दी थी सुपरफिशियल वाली, तो अब टेम्पोरल कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, अब मैं तुम्हें सेंसरी सप्लाई के लिए 2 और दूंगा, तो मैं तुम्हें एक जाइगोमेटिक दूंगा और एक ऑरिकुलर दूंगा। तो टेम्पल वाले रीजन में जाइगोमेटिक और टेम्पोरल, ऑरिकुलर टेम्पोरल 2 दे दी, प्लस सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर तो सेम है। ठीक है, तो ये हमारी सेंसरी नर्व सप्लाई हो गई। मोटर नर्व सप्लाई की बात करें तो उसकी टेम्पल वाले रीजन से टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व निकल के आई है। मैं एक चीज बता दूं, फेशियल नर्व दोनों ही एरियाज को सप्लाई कर रही है, फ्रंट ऑफ ऑरिकल, बैक ऑफ ऑरिकल। फ्रंट ऑरिकल में फर्क क्या है कि सिर्फ टेम्पोरल ब्रांच है फेशियल नर्व की, लेकिन बैक ऑफ ऑरिकल में पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है फेशियल नर्व की। मतलब जो फेशियल नर्व है हमारी, जो 7th क्रेनियल नर्व है, वो हमारी मोटर सप्लाई देती है स्कल को मोटर सप्लाई देती है। वो आगे की तरफ उसकी टेम्पोरल ब्रांच चली जाती है, पीछे की तरफ उसकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच चली जाती है। अब रही बात सेंसरी सप्लाई की बिहाइंड ऑरिकल की, तो उसमें हमारे पास ऑसिपिटल की काफी सारी ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफ ऑरिकल में टेम्पल एरिया की पहले एक ही ब्रांच थी, टेम्पोरल एरिया की सुपरफिशियल टेम्पोरल, तो उसके बाद उसने 2 और दी। इस तरह से बैक ऑफ ऑरिकल में भी ब्लड सप्लाई में सिर्फ एक ही ऑसिपिटल वाली थी, ऑसिपिटल वेसल्स। तो अब ऑसिपिटल ने 3 ब्रांचेस उसको दी हैं, लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल एंड थर्ड ऑसिपिटल। प्लस जो पहले से ही ऑलरेडी पोस्टीरियर ऑरिकुलर पड़ी थी हमारे पास, उसी का ही पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर। ग्रेटर ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे ग्रेटर ऑरिकुलर है, उसका पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो वहाँ पे सेंसरी सप्लाई प्रोवाइड करता है। एक तो आपको ग्रेटर ऑरिकुलर याद रखना है, थोड़ा अलग है, बाकी आपको ऑसिपिटल की 3 याद रखनी है, एक लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल एंड थर्ड ऑसिपिटल। सो दिस इज दी प्रॉपर सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई ऑफ द स्कल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस। अब स्कल खत्म होता है, फेस पे स्टार्ट करते हैं। फेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि फेशियल नर्व इज द मोटर नर्व ऑफ द फेस। सबसे बड़ी बात, जो 7th नर्व होती है वही मोटर नर्व फेस की होती है। द 5 टर्मिनल ब्रांचेस जो फेशियल नर्व की निकलती है, जब वो पैरोटिड ग्लैंड में जाती है तो वहाँ पे डिवाइड करती है। पहली तो टेम्पोरल रीजन में चली जाती है, फिर जाइगोमेटिक रीजन में चली जाती है, फिर बक्कल रीजन में चली जाती है, फिर मैंडिबुलर में और सर्वाइकल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। और फेशियल नर्व एक मोटर नर्व है, मिक्स नर्व ऐसे होती है मोटर नर्व तो प्रोमिनेंटली। फिर जो ट्राइजेमिनल नर्व है दैट इज सेंसरी, मतलब जो हमारी 5वीं नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, वो सेंसरी नर्व ऑफ द फेस होती है। सेंसरी सप्लाई वही करती है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्किन ओवर द एंगल ऑफ द जॉ इज सप्लाइड बाय द सर्वाइकल प्लेक्सस। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ जॉ की बात करें दोनों साइड में, तो वहां पे उसका जो काफी सारा एरिया है एंगल ऑफ जॉ का, वो वहां पे सर्वाइकल प्लेक्सस से ड्रेन होता है, सप्लाई होता है। तो हमें 2 चीजें पता चली, फेस में मोटर सप्लाई फेशियल नर्व करती है और ट्राइजेमिनल सेंसरी सप्लाई करती है। अब फेशियल आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो फेशियल आर्टरी जो होती है वो चीफ आर्टरी ऑफ फेस होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड। फेशियल आर्टरी आती कहाँ से है? सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच निकलती है फेशियल आर्टरी। अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है दैट इज गिवन ऑफ बाय कैरोटिड ट्रायंगल अबव दी ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हाइवेड बोन। मतलब जो हमारी हाइवेड बोन है उसका जो ग्रेटर कॉर्नर है उसके ऊपर एक कैरोटिड ट्रायंगल होता है, वहां से निकलती है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और वो देती है फेशियल आर्टरी ब्रांच। वेन्स की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू शेप अरेंजमेंट बनता है वेन्स का। ठीक है, वेन्स की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है वेन्स का। और वेन्स का क्या सीन होता है कि जो फेशियल वेन होती है, यहाँ पे फेशियल वेन रहती है फेस में, वो लार्जेस्ट वेन होती है फेस की, एंड इट स्टार्ट्स एज एंगुलर वेन
एंड इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ सुप्राट्रॉक्युलर सुपरऑर्बिटल। उसमें थोड़ा याद रखना है कि आप साइड में देख सकते हैं कि जैसे एंगुलर वेन स्टार्ट होती है, सबसे पहले सुप्राट्रॉक्युलर सुपरऑर्बिटल जो मैंने आपको बात करी थी, स्कल की भी जो सप्लाई थी, आर्टेरियल सप्लाई इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, वो दोनों मिल जाती हैं, उससे एंगुलर वेन बनती है। वो एंगुलर वेन फर्दर चलती है, कंटिन्यू करती है और फिर ज्वाइन कर जाती है, कंटिन्यू करती है फेशियल वेन, फिर वो फेशियल वेन ज्वाइन कर जाती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ रीट्रोमैंडिबुलर। अब रीट्रोमैंडिबुलर वेन कौन सी होती है? मैंडिबल रीट्रो मतलब रीट्रोमैंडिबुलर, वो वाली वेन जुड़ती है हमारी फेशियल वेन से और बनाती है कॉमन फेशियल वेन। ये जो कॉमन फेशियल वेन होती है दैट फाइनली ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये पूरा अप्रोच चार्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने साइड में बना रखा है। एसटी प्लस एसओ सुप्राट्रॉक्युलर सुपरऑर्बिटल मिलकर एंगुलर वेन बनाती है, एंगुलर वेन फेशियल वेन बनती है, फेशियल वेन रीट्रोमैंडिबुलर वेन एंटीरियर रीट्रोमैंडिबुलर वेन से जाके मिलती हैं और बनाती हैं कौन सी? कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन फिर ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रीट्रोमैंडिबुलर। हमने रीट्रोमैंडिबुलर वेन का एंटीरियर डिवीजन तो पढ़ा, अब हम उसका पोस्टीरियर डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है ये यूनाइट कर जाता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ। हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन कौन सी? ब्लड सप्लाई थी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वाली, तो उसके साथ ये जुड़ जाता है, उसकी वेन के साथ जुड़ता है और बनाता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू सबक्लेवियन वेन। ठीक है, सबक्लेवियन वेन ड्रेन करती है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रीट्रोमैंडिबुलर वेन ज्वाइन कर जाता है किसके साथ? पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो था वो हमारी ब्लड सप्लाई थी बिहाइंड द ऑरिकल वाली, उसके साथ जुड़ के एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाता है, फिर वो सबक्लेवियन में ड्रेन करती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्राइमोस को डेक्रोसिस्टाइसिस बोलते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि डेक्रोसिस्टाइसिस मतलब इन्फ्लेमेशन है लैक्राइमल ग्लैंड की। अब हम थोड़ी सी नेक की बात कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। नेक में क्या होता है कि जो स्किन ऑफ द नेक होती है दैट इज सप्लाइड बाय 2, 3, 4 क्रेनियल नर्व्स। 2, 3, 4 मतलब ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर, ये हमारी नेक को सप्लाई करती हैं। फेस कंटेन सुपरफिशियल फेशिया इन विच मसल्स, वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। फेस में क्या होता है? जो हमारी सेकंड लेयर थी सुपरफिशियल वाली, उसके अंदर मसल्स भी होते हैं, उसके अंदर वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं। डी फेशिया जो होता है वो फेस में एब्सेंट रहता है एक्सेप्ट ओवर द पैरोटिड ग्लैंड एंड द बक्सीनेटर। हमारे फेस में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो बक्सीनेटर मसल होता है, सिर्फ वहाँ पे डी फेशिया होता है। पैरोटिड ग्लैंड में तो पैरोटिड फेशिया होता है और बक्सीनेटर में बक्कोफेरेंजियल फेशिया रहता है, बाकी फेस पे डी फेशिया नहीं होता। फिर इसने क्या बताया था कि डी फेशिया कवरिंग द नेक, लेकिन जो नेक रीजन होता है वहाँ पे डी फेशिया कवर करता है और वहाँ पे उसकी लेयर रहती है, 4 लेयर उसकी रहती है। इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल लेयर, प्री वर्टिब्रल लेयर और कैरोटिड शीट। ठीक है, ओके। अब हम इन्वेस्टिंग लेयर की बात करें। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, सारी डीप सर्वाइकल फेशिया की लेयर्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब क्या होता है कि जो इन्वेस्टिंग लेयर हम बात कर रहे हैं, पहली लेयर जो डी फेशिया की जो नेक रीजन में होती है, उसके अंदर 2 मसल्स होती हैं, 2 ग्लैंड्स होती हैं, 2 स्पेसेस होती हैं। इसके अंदर ट्रेपीजियस एंड स्टेर्नोक्लीडो मसल्स, 2 मसल्स इंट्रैप होती हैं। इसके अंदर 2 ग्लैंड्स, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और इसके अंदर 2 स्पेसेस, सुप्रा स्टेर्नल, सुप्रा क्लेविकुलर स्पेसेस इसके अंदर रहते हैं। आपको याद करना है ये बॉक्स, सुप्रा स्टेर्नल, सुप्रा क्लेविकुलर स्पेसेस, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, ट्रेपीजियस, स्टेर्नोक्लीडो, मैस्टोइड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी फेशिया स्प्लिट बिटवीन क्लोजेस्ट ट्रेपीजियस, स्टेर्नोक्लीडो, मैस्टोइड। फिर हम प्री ट्रेकियल फेशिया की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग लेयर हो गई। अब प्री ट्रेकियल फेशिया जो होता है वो इनक्लोज और सस्पेंड करता है थायराइड ग्लैंड को। पहली बात तो ट्रैकिया के आसपास होता है, ट्रैकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड होता है, तो इसलिए थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज और सस्पेंड करते हैं। अब आ गई कैरोटिड शीथ के बारे में। कैरोटिड शीथ इज कंडेंसेशन ऑफ एल्वियोलर फाइब्रोएल्वियोलर टिश्यू अराउंड द मेन वेसल्स ऑफ नेक। नेक की जो मेन वेसल्स होती हैं उसके आसपास एक टिश्यू होता है, फाइब्रोएल्वियोलर टिश्यू, उसकी कंडेंसेशन से कैरोटिड शीथ बनती है। इनक्लोजेस कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल जुगुलर वेन्स एंड वेगस नर्व्स, मतलब 10th क्रेनियल नर्व प्लस इंटरनल जुगुलर वेन प्लस कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्लस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो 2 आर्टरी, एक वेन और एक नर्व को इनक्लोज करता है ये। इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। अब क्या होता है? एंसा सर्वाइकालिस इज एम्बेडेड इन द इंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ। ये आपको याद रखना चाहिए, कैरोटिड शीथ में ही एंसा सर्वाइकालिस होता है इंटीरियर रीजन में। Cervical sympathetic chain lies behind the sheath attached to prevertebral fascia.
अब एक सिंपैथेटिक चेन होती है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, जो पीछे रहती है शीथ के और अटैच करती है प्रीवर्टिब्रल फेशिया से। पैरोटिड स्वेलिंग्स आर वेरी पेनफुल ड्यू टू अनयील्डिंग नेचर ऑफ द पैरोटिड फेशिया, क्योंकि पैरोटिड फेशिया पे डीप फेशिया होता है, तो इसलिए आपकी सारी चीजें स्वेलिंग्स होती हैं बहुत पेनफुल होती हैं। वाइल एक्साइजिंग दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड अगर हमें निकालना पड़ जाए तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वहां पे प्रेजेंट रहती है, that should be taken care, should be secured before dividing, otherwise it may retract through stylomandibular ligament and cause serious bleeding। तो सिक्योर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, वो रिट्रैक्ट कर सकती है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के साथ। तो सब मैंडिबुलर रीजन में हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पड़ी रहती है। नेक इन्फेक्शंस कई बार बहुत लोगों को हो जाते हैं, जैसे कि बिहाइंड प्रीवर्टिब्रल फेशिया एंड फॉर्म द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो कई बार क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे एरिया का ट्यूबरक्लोसिस रहता है, तो नेक इन्फेक्शंस आपको पता होना चाहिए। नेक इन्फेक्शंस इन फ्रंट ऑफ प्रीवर्टिब्रल फेशिया अराइज फ्रॉम सुपरेशन ऑफ रेट्रोफेरेंजियल नोड्स। जब रेट्रोफेरेंजियल नोड्स में पस पड़ जाती है, सुपरेशन होने लग जाती है, तब रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में इन्फेक्शंस रहते हैं। अदरवाइज बिहाइंड प्रीवर्टिब्रल फेशिया में ट्यूबरक्लोसिस और सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। तो इसके साथ हमने नेक रीजन काफी कर लिया है। ट्राइंगल्स ऑफ नेक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको जरा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।